खामोश गवाह। रात के 3 बजे का वक्त। मुंबई की तंग गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कों पर सिर्फ आवारा कुत्तों की हल्की हल्की भौंक सुनाई दे रही थी। एक पुरानी बिल्डिंग के चौथे माले पर एक फ्लैट की खिड़की से धीमा सा उजाला बाहर आ रहा था। इसी फ्लैट में एक खून हो चुका था। प्रिया मल्होत्रा की बेरहमी से हत्या। इंस्पेक्टर आदित्य सिंह को केस की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आदित्य अपने तेज दिमाग और कठोर रवैये के लिए जाना जाता था। सुबह के 6 बजे जब बाकी शहर नींद में था, आदित्य अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंच चुका था। कमरे में खून के छींटे दीवारों पर फैले थे और जमीन पर प्रिया की लाश पड़ी थी। गला दबाकर हत्या की गई थी। आदित्य ने दस्ताने पहनकर हर चीज को गौर से देखा। टेबल पर एक बिखरी हुई डायरी पड़ी थी जिसमें किसी के साथ चल रही अनबन का जिक्र था। पास ही एक टूटा हुआ मोबाइल फोन पड़ा था जिसकी स्क्रीन चकनाचूर हो चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात, कमरे की खिड़की खुली थी जबकि यह फ्लैट चौथे माले पर था। पहला संदिग्ध पति राघव मल्होत्रा। प्रिया का पति राघव मल्होत्रा एक बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता था। पूछताछ में राघव ने बताया, सर मैं तो रात को ऑफिस में ही था, वहां के सीसीटीवी में मेरी मौजूदगी देखी जा सकती है। आदित्य ने शक भरी निगाहों से राघव की ओर देखा। आदमी शांत था लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तुम्हारा रिश्ता कैसा था? आदित्य ने ठंडे लहजे में पूछा। हमारा रिश्ता बस ठीक ठाक था। कुछ महीनों से प्रिया का बर्ताव बदल गया था। राघव की आवाज में हल्की घबराहट थी। दूसरी कड़ी, पड़ोसन साक्षी। इसी बिल्डिंग में रहने वाली साक्षी प्रिया की सबसे करीबी दोस्त थी। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया, प्रिया बहुत परेशान थी सर। उसे लगने लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह कई बार कहती थी कि उसे किसी से खतरा है। आदित्य की नजरें साक्षी के चेहरे पर टिक गईं। एक अजीब सा डर उसके चेहरे पर उभर आया था। चौंकाने वाला सुराग। जब फॉरेंसिक टीम ने रिपोर्ट दी तो आदित्य चौंक गया। प्रिया के नाखूनों के नीचे एक आदमी की त्वचा के टुकड़े मिले थे। मतलब उसने मरने से पहले हमलावर से संघर्ष किया था। डीएनए टेस्ट ने साफ किया कि वह त्वचा किसी और की नहीं, राघव की थी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। राघव अगर ऑफिस में था तो उसकी त्वचा वहां कैसे मिली? सीसीटीवी का राज। आदित्य ने राघव के ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि राघव रात 11 बजे ऑफिस से निकला ही नहीं था। मगर जब वीडियो को बारीकी से चेक किया गया तो एक रहस्य सामने आया। 11:30 के बाद का फुटेज एडिटेड था। राघव सच सच बताओ, तुमने हत्या की? आदित्य की आवाज में सख्ती थी। राघव ने हंसते हुए कहा, सबूत चाहिए सर, बिना सबूत के मुझे पकड़ नहीं सकते। खामोश गवाह की गवाही। तभी एक आवाज आई, सर हमने प्रिया का टूटा हुआ फोन रिकवर कर लिया। फोन की रिकवरी टीम ने उसके डिलीट किए हुए मैसेज वापस निकाले। आखिरी मैसेज था, राघव अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगी। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। आदित्य मुस्कुराया, सबूत चाहिए था ना, लो अब तुम फंसे। सच सामने आया। राघव ने आखिरकार कबूल किया। उसने बताया कि प्रिया को शक था कि उसका साक्षी के साथ अफेयर चल रहा है। जब प्रिया ने साक्षी को धमकाया कि वह सबको बता देगी तो राघव ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने ऑफिस से चुपके से बाहर निकलकर हत्या की और फिर सीसीटीवी में एडिटिंग करवा दी। लेकिन प्रिया के नाखूनों ने उसकी पूरी प्लानिंग को नाकाम कर दिया। अंतिम फैसला, राघव और साक्षी को हत्या की साजिश रचने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा हो गई। जब आदित्य अपनी गाड़ी में बैठा तो उसने एक नजर उस फ्लैट की ओर डाली। खिड़की अब भी खुली थी, जहां से एक मासूम महिला की चीखें कभी बाहर नहीं निकल पाईं। सच कितना भी छुपे, कानून के हाथ हमेशा लंबे होते हैं। राघव और साक्षी को उम्र कैद की सजा सुनाए 6 महीने बीत चुके थे। केस बंद हो चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर आदित्य सिंह के दिमाग में अब भी कुछ सवाल चुभ रहे थे। 1. अगर राघव ने ही हत्या की तो खिड़की क्यों खुली थी? 2. क्या सचमुच सिर्फ राघव और साक्षी ही इस जुर्म में शामिल थे? रहस्यमय कॉल। एक रात आदित्य अपने ऑफिस में फाइल्स देख रहा था, तभी फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, प्राइवेट नंबर। उसने कॉल उठाई। सर आपने गलत आदमी को जेल में डाला है। असली कातिल अब भी आजाद घूम रहा है। आवाज धीमी लेकिन ठंडी थी। इससे पहले कि आदित्य कुछ कहता, कॉल कट गई। उसके माथे पर बल पड़ गए। कोई था
जो इस केस के पीछे छुपे असली रहस्य को जानता था। फ्लैट में एक और राज अगली सुबह आदित्य अपनी टीम के साथ फिर उसी फ्लैट में पहुंचा। जांच करते हुए उसकी नजर एक पुराने वेंटिलेशन शाफ्ट पर पड़ी। शाफ्ट को गौर से देखने पर उसे अंदर एक छोटी सी स्पाई कैमरा डिवाइस मिली, छुपी हुई लेकिन चालू। ये तो नया खेल है, आदित्य बुदबुदाया। फॉरेंसिक टीम ने डिवाइस से डेटा निकाला। उसमें एक वीडियो था, हत्या वाली रात का। वीडियो का चौंकाने वाला सच वीडियो में दिखा, रात के 12:15 पर प्रिया डर के मारे फोन पर किसी से बहस कर रही थी। तुम मुझे नहीं डरा सकते, अगर मैंने सबको बता दिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अचानक कमरे में एक तीसरा शख्स दाखिल हुआ। उसने काले दस्ताने पहन रखे थे। आदित्य ने झूम करके चेहरा देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तीसरा चेहरा आशुतोष मेहरा। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि आशुतोष मेहरा था, राघव का बॉस। आशुतोष, जो एक पावरफुल बिजनेसमैन था, हमेशा से शक के घेरे से बाहर रहा था। लेकिन सवाल था, उसकी प्रिया से दुश्मनी क्यों थी? पर्दा उठता है। आदित्य ने आशुतोष का बैकग्राउंड खंगालना शुरू की। आशुतोष मेहरा को फांसी की सजा दिए हुए 3 महीने बीत चुके थे। केस बंद हो गया था, लेकिन इंस्पेक्टर आदित्य सिन्हा के मन में अब भी एक बेचैनी थी। रात के 2:30 पर आदित्य अपने केबिन में बैठा केस फाइल्स को दोबारा खंगाल रहा था। तभी एक अजीब बात उसकी नजर में आई। प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी हत्या 12:30 पर हुई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आशुतोष मेहरा 12:15 तक वहां था। अगर आशुतोष 12:15 पर वहां से निकल गया था, तो 12:30 पर प्रिया की हत्या किसने की? उसके दिमाग में एक सवाल गूंजने लगा, क्या सच में खेल खत्म हुआ है? अजीब पैकेट और नई सुराग। अगली सुबह आदित्य जब अपने ऑफिस पहुंचा तो उसकी टेबल पर एक गुमनाम पैकेट रखा मिला। पैकेट खोलते ही उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। उसमें एक ब्लड स्मज्ड लेटर और एक फिंगरप्रिंट वाला ग्लास था। लेटर पर लिखा था, सही कातिल अब भी आजाद है। अगर सच जानना है तो रात के 3 बजे उसी फ्लैट में वापस आओ। आदित्य को लगा कि कोई उसे खेल में खींच रहा है, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए उसे इस खेल का हिस्सा बनना ही था। मौत की छाया रात के ठीक 3 बजे आदित्य ने अपनी टीम को बाहर इंतजार करने को कहा और अकेले ही उस मनहूस फ्लैट में दाखिल हुआ। कमरे में घुप अंधेरा था, हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी अचानक एक खटखट की आवाज हुई। उसने पिस्तौल निकाल ली और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। बेडरूम के कोने में एक फटी हुई तस्वीर पड़ी थी, प्रिया और एक अनजान आदमी की। ये कौन है? आदित्य ने बुदबुदाया। मायावी छाया। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो कुछ जल रहा हो। अचानक आदित्य को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने दीवार पर एक खरोंच का निशान देखा। ये वही जगह थी जहां से खून के छींटे मिले थे। कुछ तो रहस्य है जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूं। गुमशुदा सच्चाई। अगली सुबह आदित्य ने उस फटी हुई तस्वीर को फॉरेंसिक लैब में भेजा। रिपोर्ट में सामने आया कि तस्वीर में जो अनजान आदमी था, उसका नाम नीरज अवस्थी था, एक प्राइवेट डिटेक्टिव। जांच करने पर पता चला कि नीरज हत्या के 2 दिन बाद से लापता था। आदित्य ने उसके फोन रिकॉर्ड्स खंगाले। आखिरी कॉल प्रिया मल्होत्रा को की गई थी, हत्या की रात 12:20। मतलब हत्या के समय नीरज वहीं था। पलटवार आदित्य को एहसास हुआ कि नीरज सिर्फ एक गवाह नहीं, शायद असली हत्यारा वहीं था। लेकिन सवाल यह था, उसने हत्या क्यों की? आदित्य ने नीरज के पुराने केस खंगाले। एक केस पर उसकी नजरें टिक गईं, मेहरा कॉप स्कैम इन्वेस्टिगेशन। यानी नीरज वही जासूस था जिसे प्रिया ने आशुतोष मेहरा के घोटालों का भंडाफोड़ करने के लिए हायर किया था। लेकिन कहीं ना कहीं नीरज का खेल इससे भी बड़ा था। खेल का अंत या एक नई शुरुआत? आदित्य ने नीरज की तलाश शुरू कर दी, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, वह गायब हो चुका है। 1 हफ्ते बाद आदित्य को एक गुमनाम कॉल आई। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, असली हत्यारा अब भी आजाद है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आवाज नीरज की थी। आदित्य की आंखों में एक चमक थी। वह जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसे खेल की जिसका अंत अभी बाकी था। जारी रहेगा। इंस्पेक्टर आदित्य अब जान चुका था, नीरज अवस्थी सिर्फ एक गवाह नहीं,
बल्कि इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक मोहरा था। लेकिन सवाल अब भी वही था, नीरज ने प्रिया की हत्या क्यों की और उसने खुद को छुपा कर रखा है तो किससे? आदित्य ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस खेल के हर मोहरे को बेनकाब करके रहेगा। रहस्यमयी गवाह अगले दिन आदित्य क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचा। तभी एक अज्ञात महिला ने उससे मिलने की गुजारिश की। महिला की आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम रिया वर्मा है। मैं प्रिया की सबसे करीबी दोस्त थी, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सच है जिससे आपकी पूरी जांच बदल जाएगी। आदित्य ने उसे बैठाया और विस्तार से पूछताछ की। रिया ने बताया, प्रिया को कुछ महीनों से धमकी भरे मैसेज आ रहे थे। कोई उसे सच बाहर लाने से रोकना चाहता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आदित्य ने सवाल किया, धमकी कौन दे रहा था? रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, नीरज अवस्थी। नीरज का असली चेहरा। रिया ने खुलासा किया कि नीरज केवल एक प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं था, बल्कि वह आशुतोष मेहरा का राइट हैंड था। जब प्रिया ने आशुतोष के स्कैम की पोल खोलने के लिए नीरज को हायर किया, तब नीरज ने एक चाल चली। उसने दोनों ओर से पैसा कमाना शुरू कर दिया, प्रिया से भी और आशुतोष से भी। लेकिन प्रिया जब सबूतों के साथ मीडिया में जाने वाली थी, तो नीरज ने उसे रोकने की ठानी। आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा, मतलब आशुतोष तो सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड नीरज ही है। रिया ने सिर हिलाया, हाँ, और वो अब भी आजाद है। खूनी खेल का अंत। उस रात आदित्य ने नीरज को पकड़ने का जाल बिछाया। मीडिया में खबर फैलाई गई कि पुलिस के हाथ प्रिया का सीक्रेट ड्राइव लग चुका है, जिसमें आशुतोष मेहरा और नीरज अवस्थी की पूरी मिली भगत दर्ज है। जैसा कि उम्मीद थी, रात के 2:45 पर आदित्य को एक गुमनाम कॉल आई। ड्राइव कहाँ है इंस्पेक्टर? आवाज में घबराहट थी। आदित्य मुस्कुराया, जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हें उसी फ्लैट में मिलेगा जहां यह खेल शुरू हुआ था। अंतिम सामना रात के 3 बजे। जब नीरज चुपके से फ्लैट में घुसा, तो कमरे में एक हल्की रोशनी जल रही थी। टेबल पर एक पेन ड्राइव रखी थी। जैसे ही उसने ड्राइव उठाई, पीछे से एक आवाज गूंजी, खेल खत्म नीरज। नीरज पलटा, लेकिन तब तक आदित्य ने अपनी पिस्तौल उसकी कनपटी पर रख दी थी। तुम समझते थे कि तुम सबसे चालाक हो, लेकिन इस बार तुम खुद अपने ही जाल में फंस गए। नीरज ने भागने की कोशिश